और नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालिया जो लेजिस्लेशन कानून साजी हुई और ये कानून भी अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। सदर साहब की दस्तखत जो रिक्वायर्ड थे वो गुज़िश्ता शब वो भी आ चुके हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ एक रिव्यू की तरफ जा चुका है सुप्रीम कोर्ट। हुकूमत पहले ही रिव्यू पिटिशन फाइल कर चुकी है। सो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और एक आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके रोल पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एक इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से भी कि ये 12 जुलाई का फैसला ये अनफेयरली इसको ये फेवर कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग एक वो था टुवर्ड्स अदर पार्टीज, इस पर गुफ्तगू होगी। जो ये इंटेंट पर सवाल उठ रहा है उस पर बात होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडेट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, आपका व्यू जो सामने आया ओवर द लास्ट फ्यू डेज, आपने कहा रिजर्व सीट्स जो मखसूस नशिस्तें हैं आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, वो डिज़र्व करती थी। हाउएवर 12 जुलाई को जो फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने जिस तरह से कानून साजी एक पास हुई, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है ये मामला। आपको लगता है कि ये लेजिस्लेशन, अहमद साहब, बुनियादी सवाल यही है कि जिस हवाले से वकला कह रहे हैं कि ये बदनीयती पर मबनी थी, आपको लगता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के जो असरात है उसको ज़ायल करने की कोशिश की गई है? बहुत शुक्रिया रेना। देखिए, बुनियादी बात तो यही है, मैं फिर रिट्रेट करूंगा कि मेरे नज़दीक टेक्निकलिटीज़ की हैसियत सेकेंडरी है और प्राइमरीली इस बारे में कोई शक नहीं है कि वो जो लोग जीते थे इलेक्शन में वो पीटीआई के सपोर्ट की वजह से जीते थे। बाद में उनको किसी मजबूरी की वजह से इंडिपेंडेंट होना पड़ा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा, लेकिन वो पीटीआई के लोग थे, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये पीटीआई को पार्लियामानी पार्टी भी बन जाना चाहिए और पीटीआई को वो नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो शॉर्ट ऑर्डर था, लेकिन तफसीली फैसला आएगा तो वो इसको कानून और आइन से कनेक्ट कर देगा इस फैसले को। शॉर्ट ऑर्डर में वो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर में जो डिस्कनेक्ट है आइन और कानून से, क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो इन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि तफसीली जो इसकी रीजंस हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जो जजेस का ग्रुप था जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जल्दी से इसका तफसीली फैसला भी जारी फरमाते, बल्कि वो जो नजर सानी की अपील है, रिव्यू पिटिशन, उसको भी निपटा के जाते छुट्टी के ऊपर। ये 2 महीने का गैप आ जाना, ये बहुत मुल्क के अंदर इतने अहम बात को लटका देना, ये मेरा ख्याल में, मेरे जहन में तो खैर जिम्मेदारी ही बात जहन में आती है और कुछ नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है दुरुस्त है अहमद साहब, लेकिन आपके ख्याल में इस कानून को जिस हेस्ट में ये कानून साजी की गई या रिव्यू की तरफ मामलात को लेकर जाया गया, बेहतर नहीं होता कि डिटेल फिर वर्डिक्ट का इंतजार ही कर लिया जाता? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए कि 12 जुलाई का जो फैसला है उसके अंदर एक निज़ामुल औकात या टाइम टेबल दे दिया गया कि इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपने ये करना है 15 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में। तो जिस तरह के जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है सामने, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि ये अगर तफसीली फैसला नहीं आ रहा तो इससे तो वो लोगों का रिव्यू पिटिशन का हक है वो खत्म हो जाएगा, वो छिन जाएगा। उसका इंतजार कर लेना चाहिए था अगर ये टाइम टेबल ना लिखा होता। लेकिन चूंकि टाइम टेबल लिख दिया गया है, इसलिए उनको जरूरी उनके लिए होना चाहिए था कि वो तफसीली फैसला जारी भी करते और रिव्यू पिटिशन भी निपटा देते। वो 3 रुकनी कमेटी ने जिसने डिसाइड किया, उसमें चीफ जस्टिस का व्यू यही था कि फौरी तौर पे हमें तफसीली फैसला जारी करना चाहिए। तो निज़ामुल औकात और तफसीली फैसला डिले करना, ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। राइट। अब जबकि ये मामला चैलेंज हो गया है, कानून साजी चैलेंज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है अहमद साहब कि कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट सुपरसीड कर सकती है वर्डिक्ट को? जी कर सकती है, बल्कि ये कर चुकी है, क्योंकि जब तक वो अब कोई चीज़ इसको
सुप्रीम कोर्ट ही सही अगर ये करार ना दे कि ये जो कानून है जो असेंबली ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, सदर ममलिकत ने साइन किए हैं, ये कानून आइन की किसी चीज से मुतसादिम है या बुनियादी हकूक से मुतसादिम है, तो इस बिना पे उसको वो उसको गैर कानूनी करार दे दें, गैर आइनी करार दे दें और नल एंड वॉइड कर दें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो ये कानून प्रिवेल करेगा और उसके बाद भी सूरत हाल देखने वाली होगी कि जब वो इसके बारे में समाअत करेंगे और तय करेंगे तो किन वजूहात के बुनियाद पे इसको आइन और कानून से मुतसादिम करार दे के फिर वो इसको नल एंड वॉइड करार देंगे। तो ये एक बहस है, जो एक प्रोसेस है जो चलेगा, उससे ये चीज डिले कम से कम हो जाएगी फैसले की इम्प्लीमेंटेशन, जब तक वो इसके बारे में हतमी फैसला नहीं करते कि ये जो कानून साजी हुई है गलत हुई है या सही हुई है। राइट, बट अहमद साहब, आपने पीडीएम के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी आपने देखा कि बड़ी हेस्ट में, बड़ी जल्दबाजी में लेजिस्लेशंस की गई। इवन पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेटर्स जो हैं वो इस बात पर एतराज़ उठाए थे कि ना डिबेट हो पा रही थी और जितने तेजी से इतने लेजिस्लेशन कानून साजी की गई, एटलीस्ट उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। अभी भी जिस किस्म का एक रवैया नजर आ रहा है कि जो फैसला अगर पसंद ना आए तो उसको मानने से इनकार, इसको आप कैसे देख रहे हो और ये किस किस्म के प्रेसिडेंट इस मुल्क में सेट हो रहे हैं अहमद साहब? ये बहुत अफसोसनाक है। दर हकीकत ये जिस किस्म की महाज आराई इस वक्त सियासी तौर पे हमारे सियासी मंजर पे है, उसमें हर फरीक ये समझता है कि अगर मैंने जल्दी से दूसरे फरीक के खिलाफ ये काम ना किया तो फिर मेरी अपनी सर्वाइवल खतरे में है, मेरी एग्जिस्टेंस को नुकसान लग जाएगा। तो ये इस वजह से खौफ के मारे एक खौफ तारी है दोनों साइड पे और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पिछली हुकूमतों में भी ये होता रहा है और अब ये उसका जरा कुछ ज्यादा एनहांस्ड वर्जन नजर आ रहा है देखने में। तो ये खौफ जो है इसकी वजह से प्रोसेस भी मुतासर हो रहे हैं, जमहूरियत भी मुतासर हो रही है, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन भी मुतासर हो रही है। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि उसने नैला मारा है तो अब मैं इसके ऊपर नैला, और इसी नेले पे देले के चक्कर में अहमद साहब 25 करोड़ की आवाम जो है वो एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, वो एक स्ट्रैंडेड पोजीशन में है, वो इस इस्तराब में है, एक हिजान की कैफियत है मुल्क में, ना मुल्क आगे बढ़ पा रहा है। पर अहमद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा जिसका रोल था एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, उसका रोल को पहले भी बड़े तनकीद उस पर की जा रही थी इलेक्शन से कबल और इलेक्शंस के बाद भी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का भी फैसला था और उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। फिर 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर में भी कहा गया अहमद साहब के रहनुमाई के लिए वो चेंबर रिव्यू कर सकते हैं जजेस को। उनको एतराज इलेक्शन कमीशन को पहले नहीं था लेकिन अब वो रिव्यू में चले गए हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस पूरे रोल को, जहां पर अब वो ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये बड़ा अनफेयरली फेवर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? डू यू थिंक ईसीपी जो कि नहीं बनना चाहिए था लेकिन एक पार्टी बन चुका है इस पूरे हालात और मामलात में? मैं फिर वही कहूंगा कि अगर वो फैसला आ जाता और कानून और आइन से उसका कनेक्शन वाजे हो जाता तो फिर किसी को यह कहने की जरूरत ना पेश आती। लेकिन चूंकि अब एक खला है, उस खला में मुझे भी ये बात नजर आती है कि अगर आइन में लिखा हुआ है 3 दिन के अंदर आपने ज्वाइन करनी है, तो आप 15 दिन का प्रोसीजर ले डाउन कर रहे हैं। तो नया निज़ाम उल औकात किस बुनियाद पे दे रहे हैं? वो आइन और कानून की कौन सी शक है? चूंकि मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पीटीआई को नशिस्तें मिल जाए और इंसाफ का तकाजा यही है। लेकिन जिस तरह कानून की स्पिरिट बहुत अहम होती है, इस तरह जब कानूनी इदारे फैसला करते हैं तो कानून का लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस वजह से पैदा हुआ चूंकि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही जो उसने 19 जुलाई को अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें उसने कह दिया था कि उन्होंने एक तो कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की क्योंकि कानून के मुताबिक यही बनता था। उन्होंने उसका हवाला भी दिया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून का जो तकाजा था कि आप किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन भी जाहिर करें और साथ ही उस पार्टी का टिकट भी जाहिर करें, ये दोनों शर्तें पूरी होती तो फिर वो किसी पार्टी का कैंडिडेट बनता। ये उन्होंने अपने 19 जुलाई के प्रेस रिलीज में तफसील से बात लिखी हुई है। तो अगर वो ये अब मेरे ख्याल में उनको जो स्ट्रेंथन हुआ उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो इन 2 जजों के जो इख्तलाफी नोट से उसके अंदर बहुत सॉलिड किस्म के आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं कानूनी तौर पे, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन वो बहरहाल अपनी तौर पे रोबस्ट एक आर्गुमेंट है। Right.
कि उसका मुखालिफ नहीं आता, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है। देखिए एक बहुत दिलचस्प जुमला है, मैंने वो ट्वीट भी किया था जी जी कि एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट which is not in consonance with the constitutional provisions is not binding upon any other constitutional organ of the state. अब ये बहुत खतरनाक जुमला है कि ये उन्होंने कह दिया। अब उससे मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को भी ये अंगेख्त हुई होगी कि हम ये करें, क्योंकि हम तो अदरवाइज वी मे बी ब्लेम्ड कि आपने क्यों नहीं रेज किया कानून के आइन की खिलाफ वर्जी का मामला। तो उनके नजदीक तो ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है फैसला, लिहाजा उन्होंने रिव्यू के लिए दरखास्त की है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, रिव्यू की दरखास्त की है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट। और आपने जिस तरह अहमद साहब कहा कि अगर डिटेल वर्डिक्ट बहरहाल आ जाता तफसीली फैसला, तो रीजनिंग जो है वो सामने सबके आ जाती है, उसके बाद फिर मौका होता कि ये फिर रिव्यू की तरफ जाया जाता। बट अहमद साहब अगेन इलेक्शन से पहले भी आप बल्कि कहते थे कि जिस तरह से एक पार्टी को साइडलाइन करने या उससे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के हवाले से जिस किस्म के इकदाम नजर आ रहे हैं, और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बिलखसूस उसके हवाले से आपने जरूर कहा था कि बड़े बारीक बीनी से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी जमात के इलेक्शंस को बारीक बीनी से उसका जायजा लिया, इस तरह से किसी और के इतने क्लोजली स्क्रूटनाइज नहीं किया था किसी के इलेक्शंस। सो बहरहाल एक नजर आ रहा था एक रवैया भी इलेक्शन कमीशन का। मिसाल पहले कभी नहीं मिलती इस तरह की चीज की कि किसी पार्टी को इन बुनियादों पे इलेक्शन सिंबल से महरूम किया गया, ये अनप्रेसिडेंटेड था। और इलेक्शन के बारे में तो इलेक्शन कमीशन के और भी बहुत सी मैं समझता हूं कि चीजें हैं जिनके ऊपर तनकीद करना बनती है। किस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट डिले हुआ, किस तरह से फॉर्म 45 अपलोड देर से हुआ, किस तरह से फिर उन फॉर्म 45 के ऊपर कांट छांट हुई है और उसका फैसला एक खास पार्टी को पहुंच रहा है। तो ये तमाम बातों का जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। वो की गलती है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, खुद नहीं करा सके, या उनके ऊपर कुछ ताकतें हावी हो गई, उसके ऊपर कोई मुझे शक नहीं है। मैं बहुत अफसोस है मुझे कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये जो कानूनी निकात है इनका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला ही दे सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त सर। ग्रेटफुल। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडैट इस वक्त हमसे बात कर थे, जिन्होंने कहा कि कानूनी टेक्निकलिटीज की जो बात की थी वो भी सेकेंडरी हो जाती हैं। उनकी ज़ाती राय ये थी कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, लेकिन तफसीली अगर फैसला सामने आ जाता उससे बड़े अभाम बड़ी कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही है वो क्लियर हो जाती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स जो पूरी होनी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी रिव्यू पिटिशन में एक जवाज़ बनाया है कि वो मीट नहीं हुई, लिहाजा ये एक अनफेयरली आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत ने ये सीट्स जो है वो ग्रांट की हैं, ये वर्डिक्ट जो है उनके फेवर में अनफेयरली गया है। सो इस हवाले से, और ये डिस्क्रिमिनेटिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दैट अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, सो ये तमाम मामला नहीं नजर आते अगर वर्डिक्ट डिटेल वर्डिक्ट सामने आ जाता। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।